समझिए, दुनिया के 9 ऐसे देश हैं जिनके पास में 9,576 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 2022 की बात करें तो न्यूक्लियर हथियारों की संख्या 9,440 थी, लेकिन पिछले एक साल में रूस और चीन ने सबसे ज्यादा नए वेपन्स बनाए हैं। सबसे ज्यादा नए वेपन्स 136 नए न्यूक्लियर वॉरहेड बनाए गए हैं। एंड वेपन आप समझिए, अकेले रूस के पास में सबसे ज्यादा 5,879 न्यूक्लियर बम हैं। यानी कि अपने आप में न्यूक्लियर पावर होने की जो बात रूस करता है, उसको इस बात को बल मिल जाता है। तो नॉर्वे की जो ग्लोबल रिपोर्ट सामने आई, उस बीच ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर किस मुल्क के पास में कितने एटमी बम हैं, कितने एटमी हथियार हैं। हालांकि ये अलग अलग रिपोर्ट्स के दावे हैं, लेकिन सच्चाई तो उसी मुल्क के पास है जिसके पास में ये हथियार है। वैसे देखा जाए तो दुनिया में 8 ही ऐसे मुल्क हैं जो एटमी पावर हैं। आइए जरा आपको बताते हैं आखिर वो कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं। दरअसल न्यूक्लियर पावर्स की लिस्ट में अगर बात की जाए तो उसमें नाम सबसे पहले आता है रूस का। देखा जाए तो रूस के पास परमाणु 6,255 हथियार हैं। इसके अलावा अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास 5,550 परमाणु हथियार हैं। अब बात जरा चाइना की कर लेते हैं। चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं। फ्रांस के पास में 290 परमाणु है। इसके अलावा अगर और हम लिस्ट की बात करें तो ये इसी तरह से ब्रिटेन के पास में भी 225 परमाणु हथियारों का जखीरा है। ब्रिटेन की बात हो गई। पाकिस्तान की जो स्थिति हम सभी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं। आपको बताते चले, भारत की बात करें तो भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं। ये वो लिस्ट है। नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो 40 से 50 परमाणु हथियार नॉर्थ कोरिया के पास में है। इजराइल की बात करें तो इजराइल छोटा देश है, लेकिन 90 परमाणु हथियार हैं उसके पास में। तो ये वो देश हैं जिनके पास में परमाणु हथियारों की ये संख्या हो जाती है। आपको बताते चले, जिस तरह से ये परमाणु हथियारों का जो जखीरा है वो एक अलग तस्वीर बनाता हुआ नजर आता है। हमारे साथ में इस समय डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे सर, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्या दर्शाती है? पिछले एक साल में, यानी कि जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तो ये संकेत दूसरे देशों ने भी समझा और उसके बाद में अलग अलग ये कहा जाए हथियार लेने का, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स लेने की परंपरा शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल, देखो नैना, ये सच्चाई है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद 2-3 बातें हुई। एक तो सबने ये सोचा कि अगर आपके पास न्यूक्लियर हथियार है तो फिर रूस यूक्रेन पे हमला नहीं करता। अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार होते जो पहले उसके पास थे, मगर 1991 में ये सारे के सारे सोवियत यूनियन टूटने के बाद रूस को दे देंगे। तो एक प्रकार से होड़ लगी है कि अब हम भी न्यूक्लियर हथियार लें, क्योंकि वो एक समझते हैं कि एक बहुत बड़ी सेफ्टी है। दूसरी होड़ लगी है हथियार लेने की, कि छोटे छोटे देश भी ज्यादा से ज्यादा हथियार लेने की कोशिश करें, इसीलिए आर्मामेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत जोरों से उनकी बिक्री हो रही है। तीसरा है कि जो एक सिक्योरिटी अलायंस की तरफ लोग जा रहे हैं, जैसे कि फिनलैंड और स्वीडन थे, वो कहते थे कि हम नेटो में शामिल नहीं होना चाहते, हम बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहते हैं। मगर रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद वो भी नेटो में अब शामिल होना चाहते हैं और फिनलैंड अभी नेटो में शामिल होने वाला और उसके बाद स्वीडन भी होगा। अब बात आती है कि इससे जो न्यूक्लियर हथियार हैं क्या बहुत बड़े हैं? वाकई, क्योंकि सच्चाई है जो न्यूक्लियर हथियार जो आपने 8 देश बताए, मैं समझता हूँ 8 की बजाय 9 है। उसके अंदर नॉर्थ कोरिया आपने नहीं बताया, वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट है जो सबको मालूम है। और ये सच्चाई है, सबसे ज्यादा हथियार 6,000 के करीब जो है रूस के पास है, फिर अमेरिका के पास 5,500 के करीब है, और फिर आता चीन। 2 देश जो बहुत जोरों से हथियारों का एक तो ज्यादा बना रहे हैं और एक उनको ज्यादा कारगर कर रहे हैं, उनको रिफाइन कर रहे हैं, वो है रूस और चीन। जो चीन है वो 350 है, मगर अगले 5 साल में उसके पास 2,000 के करीब जो न्यूक्लियर हथियार होने का अंदेशा है, क्योंकि ये लग रहा है कि जिस स्पीड से वो अपने हथियारों का जमावड़ा बढ़ा रहा है और उनको रिफाइन कर रहा है। और इससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक न्यूक्लियर हथियारों का खतरा बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस लड़ाई के दौरान। जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है उसकी बहुत ज्यादा बढ़ावा हुआ है। अमेरिका ने हथियार बहुत बेचे हैं
और जी इसी सर। प्रकार से बाकी आर्मामेंट इंडस्ट्री भी बिकी है, और जिसके कारण एक सच्चाई है कि माहौल पैदा हो गया है कि जो छोटे छोटे देश भी आज हथियार भी खरीदने और न्यूक्लियर होने की होड़ लगी है। नैना, बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है और ये वाकई में ये जो मुल्क हैं उनके पास में सबसे ज्यादा रूस ही वो है जिसके पास में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। इसी बीच हम अपने दर्शकों को ये भी बताते चले, एटमी रिपोर्ट में जो हैरान करने वाला दावा किया गया है वो ये है कि हिरोशिमा से 1,35,000 गुना तबाही होगी, यानी कि जिनके पास में ये नए वेपन्स हैं वो उतनी ही तबाही मचाएगा जिस तरह से हिरोशिमा से तबाही हुई थी। और ना सिर्फ हिरोशिमा बल्कि उससे भी 1,35,000 गुना तबाही होगी। हिरोशिमा धमाके से 1,35,000 गुना तबाही होने की बात इस दौरान ये कही गई, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये हो जाती है। ये जो पूरी रिपोर्ट सामने आई है, दरअसल उस रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाले, डराने वाले दावे किए गए। अगर न्यूक्लियर युद्ध हो जाता है तो इतने बम अगर चलते हैं तो हिरोशिमा से 1,35,000 जैसी तबाही थी उससे कई गुना ज्यादा तबाही होगी। रिपोर्ट के इस दावे को यूं ही नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम हिरोशिमा की हिस्ट्री नहीं जानेंगे। आपको हिस्ट्री बताते हैं। दरअसल हिरोशिमा में आज से 78 साल पहले क्या हुआ था। तारीख थी दरअसल 6 अगस्त 1945 जब जापान पर पहला परमाणु हमला किया गया था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया और उसके बाद जो तबाही का मंजर था वो क्या था बताते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिरा था और आपको ये भी बताते चले उसके साथ ही यहाँ पर 1900 फीट की ऊंचाई से यूरेनियम 235 बम गिराए गए और जिस तीव्रता से गिराए गए अटैक होते ही तुरंत 60 से 80 हजार लोगों की जान चली गई। जैसे जैसे इसका इंपैक्ट बढ़ा आग फैलती चली गई, रेडिएशन फैलता चला गया और उसके बाद में मृतकों की जो संख्या थी 1,35,000 तक पहुंची। 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 3 दिन तक आग जलती रही। इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट था, आप समझ सकते हैं। पूरा शहर जलकर खाक हो चुका था और ये बताया जाता है कि जो लोग बचे सब कुछ जल चुका था। शहर के 90% डॉक्टर्स, नर्स परमाणु हमले में मारे गए थे। हिरोशिमा पर 78 सालों के बाद आज भी परमाणु हमले का असर यहां पर साफ तौर से नजर आता है। 1950-2000 के बीच 46% मौत परमाणु बम के असर से ही हुई है। ये कई रिपोर्ट्स में इसका जिक्र किया गया। 1900 लोगों की मौत कैंसर से, यानी कि परमाणु बम का जो असर रहा वो 1900 लोगों के ऊपर भी साफ तौर से नजर आया। हिरोशिमा की इमेज जो है वो एक तस्वीर लगातार जो सामने आई है उससे ही स्पष्ट समझा जा सकता है। न्यूक्लियर हथियार दरअसल 2 तरह के होते हैं। पहली कैटेगरी है टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की और दूसरी कैटेगरी होती है स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बम की। और जो बम हिरोशिमा पर आज से 78 साल पहले गिराया गया था वो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बम था, लेकिन वो आज के टैक्टिकल बम के बराबर इंटेंसिटी रखता है। 78 साल में दुनिया बहुत बदल चुकी है। आपको 21वीं सदी के न्यूक्लियर बम के बारे में जरा बताते हैं। दरअसल टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बम में फर्क क्या होता है ये भी जरा समझिए। अगर हम बात करें जिस तरह से स्थिति अगर हम बात करें टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक की, तो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन टैक्टिकल माने जाते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक की बात करें तो ये लंबी दूरी यानी कि लॉन्ग रेंज को भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके अलावा और महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो समझिए टैक्टिकल हो जाता है कंट्रोल्ड तबाही मचाते हैं, यानी कि जो इनका टारगेट है उस सीमित दायरे में इसका इंपैक्ट होता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक का कोई लिमिटेशन नहीं होता। स्ट्रैटेजिक जो बम होते हैं उसमें अनलिमिटेड तबाही का मंजर नजर आता है। और कुछ खास बातें, अगर हम टैक्टिकल की बात करें तो शहर, आर्मी बेस को उड़ा सकने में इनकी क्षमता होती है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजिक बात करें तो ये कोई सीमित एरिया नहीं है बल्कि पूरा देश चिन्हित करके उस पर तबाही का मंजर ला सकते हैं। अगर हम टैक्टिकल इसकी बात करें, अगर इसके वजन की बात की जाए तो वजन 1 किलो से लेकर 100 किलो टन तक का हो सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक में 100 किलो टन से ज्यादा ही इसका वजन होगा। ये खास बातें हैं टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक बम की।
लेकिन अगर ये देखा जाए तो मसला अकेले रूस का भी नहीं है। जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, अगर हम ये तस्वीर देखें तो ये आने वाले वक्त में और स्थिति को बिगाड़ सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट शिवाजी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सर, हिरोशिमा की जब जब बात आती है तो तबाही का खौफनाक मंजर बताया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वो पूरा इलाका जो है वो लाशों से पटा पड़ा था, ऐसी तस्वीर है। अब ये रिपोर्ट दावा करती है कि ये जो नए तरह के बम हैं, नए न्यूक्लियर बम, उससे 1,35,000 गुना ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। तो ये तो बहुत घातक है आने वाले वक्त में। हाँ बिल्कुल नैना, सच्चाई यह है कि न्यूक्लियर हथियार दे आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ ओनली स्टॉपिंग वॉर। अगर इसका इस्तेमाल आप लड़ाई के अंदर करेंगे तो जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था उससे 1,35,000 गुना एक बम का हिसाब होगा। 3-4 न्यूक्लियर बम से पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, पूरी तबाही मच जाएगी। तो यह सोचना चाहिए, क्या हम पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं? तो ये सोच के आपको न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करना, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार दीज आर वेपन ऑफ डेटरेंस। इसका मतलब अगर न्यूक्लियर हथियार हैं तो दूसरा वाला भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। मगर दुख की बात यह है कि अब चंद एक समय में इसकी होड़ लगी है। एक तो नए न्यूक्लियर हथियार बनाने की होड़, एक जिस देश के पास नहीं वो न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है। जैसे आपने बोला कि अब नॉर्थ कोरिया के बाद ईरान भी बहुत न्यूक्लियर हथियार बनाने के एक प्रकार दौर पे है। वो लगता है कुछ एक समय के बाद ईरान भी न्यूक्लियर हथियार बन जाएगा। तो ये सच्चाई है, ये एक बड़ा डेंजर है। और आपने बताया 2 तरीके के न्यूक्लियर हथियार हैं, एक टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार, एक स्ट्रेटेजिकल। आजकल टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार की बात ज्यादा चल रही है। जिस प्रकार से अभी रूस ने बेलारूस के अंदर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार लगाए हैं, जिनका दायरा थोड़ा होता है और जिसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट होगा और कंट्रोल्ड इम्पैक्ट होगा, उसका हमें डर है कि कहीं इस्तेमाल तो पुतिन ना कर दें। अगर वो गिर जाते हैं और उनको लगता है ह्यूमिलेशन होने वाली है और वो हार जाते हैं, ऐसा डर है। इसी प्रकार डर है जैसे पाकिस्तान में कि ये छोटे छोटे न्यूक्लियर हथियार, जिनको टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं, कहीं वो आतंकवादियों के हाथों नहीं पड़ जाएंगे, वो भी एक बड़ा डर है। तो सच्चाई है, आज की तारीख में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है वो सबसे बड़ा डर पैदा हो गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो शांति तो यही होता है कि आने वाले वक्त में अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो उसका प्रभाव किस तरह से होगा। सिवात साहब, हमसे जुड़ने के लिए, चीजों को समझाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।